जो मिडिल ईस्ट है यानी कि मध्य पूर्व, ये इतिहास गवाह है, जहाँ पे इतिहास, धर्म और राजनीति और शक्ति की लड़ाई लगातार चलती आ रही है। और फिर से आज पूरी दुनिया की नज़र इन्हीं देशों पर है, मिडिल ईस्ट के देशों पर, ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों पर। ये एक क्षेत्रीय युद्ध बनकर नहीं रह गया है, बल्कि ये एक युद्ध, एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। जो इजराइल और जो ईरान है उसके बीच एयर स्ट्राइक हुए हैं, ड्रोन के जरिए हमले किए गए हैं, वहाँ पर मिसाइल अलर्ट भी कर दिया गया है। वहीं सैनिकों की गतिविधियाँ भी लगातार देखी जा रही हैं और इसमें वैश्विक शक्तियाँ भी अपनी रणनीतियाँ बना रही हैं इन दोनों देशों के युद्धों के बीच। और हालात बिगड़ चुके हैं। इजराइल को अपनी सुरक्षा की चिंता हो रही है, ईरान पर क्षेत्रीय जो प्रभाव है वो पड़ रहा है, और जो प्रॉक्सी वॉर है उसकी शुरुआत हो चुकी है, और अमेरिका भी इसमें इंटरफेयर कर चुका है, और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उन पर भी तनाव लगातार चल रहा है। और ईरान की जो रणनीतियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। ईरान मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनमें उसकी जो पकड़ है उसको वो बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाह रहा है, और अपनी सैनिकों की शक्ति, अपना प्रॉक्सी नेटवर्क, अपना कूटनीतिक संतुलन, इन सब को ईरान वहाँ बढ़ा रहा है। ईरान युद्ध से बचना तो चाह रहा है मगर वो बच नहीं पा रहा, और वो दबाव बना रहा है लगातार, जो कि वो पहले से उसकी आदत है कि ईरान पहले से ही दबाव बनाता है। बात कर लेते हैं प्रॉक्सी नेटवर्क की ईरान की जो ईरान है, ईरान पर आरोप लगा है, ईरान पर इजराइल ने आरोप लगाया है कि जो क्षेत्र के उसके कई संगठन हैं, यानी कि आतंकी संगठन, उनको वो समर्थन देता है, उनको वो फंडिंग देता है, और वो सीधे युद्ध नहीं लड़ता बल्कि इनडायरेक्टली दबाव बनाता है। और जो ये रणनीतियाँ बनाता है वो जो सीधे जो युद्ध होता है उससे बचता है और इनडायरेक्टली अपना दबाव बनाता है देशों पर। और जो इजराइल की सुरक्षा की बात कर ली जाए, इजराइल ने जो अपनी सुरक्षा की रणनीतियाँ बनाई हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि इजराइल ने अपने देश में हाई अलर्ट कर दिया, और दुनिया के सबसे हाई अलर्ट देशों में से एक इजराइल है, सबसे नंबर 1 पे। और वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो देता है वो देता है अपने ऑपरेशंस को, जो उसके खुफिया ऑपरेशंस रहते हैं उनको, और वो जवाब में हमला भी करता है, और मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो भी उसका काफ़ी मजबूत है, और वहीं सीमाओं पर सुरक्षा भी इजराइल की काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इजराइल साफ कह देता अगर हमें कोई खतरा होगा तो कार्रवाई हमारी तरफ से तुरंत की जाएगी, एक्शन तुरंत लिया जाएगा। और जो आयरन डोम है उसकी इसमें जो क्या रोल है उसका भी आपको बता दें। जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया में पूरी चर्चा में रहता है। वहीं ड्रोन, रॉकेट हमले, हवा में जो रणनीतियाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि दूसरे देशों के ड्रोन अटैक्स को रोकना, सभी में इजराइल नंबर 1 है। अमेरिका की एंट्री की बात कर ले, अमेरिका का इसमें क्या रोल है, अमेरिका की बात कर ली जाए तो जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है वो मिडिल ईस्ट के में अपना जो पहले बीते हुए कुछ दशकों से वहाँ अपनी मौजूदगी बनाए हुआ है, और अमेरिका के इसको लेकर कुछ मकसद है, वो है इजराइल की सुरक्षा, क्योंकि उसका सहयोगी है इजराइल। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता है उसके तेल और ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा, और वो उस क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। मगर जो अमेरिका है वो किसी बड़े युद्ध में सामने से नहीं आना चाह रहा है फिलहाल तो। और जो पूरी दुनिया इसको किस नज़रिए से देख रही है उसकी आपको बता दें। जो चीन है, चीन के जो ऊर्जा और व्यापार मार्ग हैं वो उन पर, अपने उन मार्गों पर फोकस कर रहा है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित यही होंगे। और भारत एक संतुलन की नीति तैयार कर रहा है, और जो रूस है वो स्थिति को रणनीतिक रूप से देख रहा है, और जैसे जैसे स्थिति चलेगी उसी रूप से अपना रुख अपनाएगा। वहीं इसका जो असर पड़ा है वो ये पड़ा है कि जो तेल की कीमतें वो बढ़ चुकी है, शेयर बाजार गिर चुका है, सोना और चांदी जैसे जो सेफ निवेश हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इसका जो विश्व व्यापार संगठन है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। अब जो विशेषज्ञ मान रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि जो ये युद्ध है, जो ये बड़ा युद्ध है, ये युद्ध होने की संभावना कम बताई जा रही है, और इसके जो कूटनीतिक रास्ते वो अभी भी खुले हुए हैं, और अभी लगातार तनाव बढ़ा हुआ है। वहीं सबसे बड़ा सवाल तो यही है
कि ये बड़ी बड़ी शक्तियाँ अगर आपस में भिड़ जाती हैं तो ईरान और इजराइल का जो युद्ध है ये एक विश्व युद्ध में बदल जाएगा। और जो ईरान की सेना की ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक है। वहीं उसका जो एक्टिव है ज़्यादातर सैनिक, मतलब कि पूरी उसकी जो आर्मी है वो एक्टिव दिखाई देती है। ईरान के पास लाखों की जनसंख्या में रिजर्व जो मतलब जो एक्टिव आर्मी में लगे हुए कुछ लोग हैं, यानी कि सैनिक हैं, वो उसके पास एक्टिव हैं लाखों की मात्रा में। और वहीं उसका रिवॉल्यूशनरी गार्ड एक बड़े जो फोर्स है उनकी, वो भी उसकी एक बड़ी रणनीति बनाने में उसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और वो भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। बात कर ले ईरान की मिसाइल शक्ति की कि मिसाइल की शक्ति है उस पर कितनी है, तो ईरान की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो मिसाइल ही है। वहीं उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पूरी दुनिया भर में चर्चा में रहता है और ये एक ऐसी मिसाइल है जो कि मध्यम यानी कि बात कर ले जाए मतलब कि मीडियम लेवल तक दुश्मन को मारने में सक्षम है। और उसका ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी जो कि काफ़ी अच्छी है। वहीं जो उसका क्रूज मिसाइल क्षमता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और ईरान ने अभी कुछ वर्षों में अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी में लगातार जो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, लगातार प्रगति करता जा रहा है। बात कर लेते हैं वहाँ की जो नौसेना है उसकी रणनीतियाँ क्या क्या होती हैं और वो क्या क्या रणनीतियाँ बनाती है। जो ईरान की नौसेना है वो बहुत बड़ी तो नहीं है, मगर जो उसकी असीमेट्रिक वॉरफेयर है, यानी कि जो उसकी रणनीतियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली मानी जाती। वहीं जो उसके पास ईरान के पास ऐसे कुछ भी हैं छोटे और तेज अटैक बोट हैं, वहीं समुद्री माइंस भी हैं और हॉर्मुज जलमंडमरू मध्य पर प्रभाव भी ये डालेगा। उसको रोकने की बात कर रहा है ईरान। युद्ध आगे चलता है तो हॉर्मुज जलमंडमरू मध्य को अपना निशाना बनाएगा ईरान। वहीं जो इजराइल की सेना की ताकत है उस पर बात कर लेते हैं। जो उसकी इजराइल की वायुसेना है वो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इजराइल की जो सबसे मजबूत सेना है तो वो उसकी वायुसेना है। और जो इजराइल की एयरफोर्स है वो दुनिया की सबसे बड़ी एडवांस फोर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी में गिनी जाती है। उनके पास वायुसेना के पास जो एयरफोर्स है उनके पास बड़े बड़े अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट है। वहीं वो एक लॉन्ग डिस्टेंस पर जाके अपने स्ट्राइक करने की अपने अंदर क्षमता रखते हैं और एक इंटेलिजेंस सिस्टम भी उनका बहुत अच्छा है। वहीं इजराइल की रणनीतियाँ ये कुछ इस प्रकार होती हैं। हर युद्ध में देखा जाता है पहले हमला करता है और तेज हमला करता है और सटीक हमला करता है। बात कर लेते हैं इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। जो इजराइल की जो सुरक्षा है उसमें वो कोई अपनी कमी नहीं छोड़ता है, बल्कि उसकी सुरक्षा उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है इजराइल की। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो डिफेंस सिस्टम, यह सिस्टम रॉकेट और मिसाइल हमलों को हवा में नष्ट करने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी के अनुसार सब अच्छे से बनाया गया। वहीं बात कर लेते हैं साइबर अटैक और इंटेलिजेंस की। तो इजराइल की जो एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, जैसे कि सबसे बड़ा नाम आता है इसमें मोसाद का, जो कि दुनिया की सबसे खुफिया और सबसे आक्रामक, सबसे प्रभावशाली, सबसे कूटनीतिक और सबसे रणनीतिक एजेंसियों में गिनी जाती है। ये इसकी जो जानकारी है जो ये पता लगाते हैं वो बिल्कुल सही होती है, बिल्कुल सटीक होती है और इनके जो ऑपरेशन है वो काफ़ी गुप्त होते हैं। वहीं ये हाई टेक साइबर अटैक करने की भी क्षमता अपने अंदर रखते हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसियाँ जो ये हैं ये इतनी ताकतवर है और मोसाद इसमें नंबर 1 है पूरी दुनिया भर में। और जो अमेरिका अपने जो सेना का संतुलन वो कैसे बनाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका अगर इस युद्ध में सीधे शामिल होता है तो एयर क्राफ्ट जो है वो स्ट्राइक करेंगे। वहीं अमेरिका के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो एयर स्ट्राइक है वो हैं। और कहा यह जाता है कि जो अमेरिका के पास ये एयर स्ट्राइक बेस है तो ये वो है जो कि चलते फिरते एक एयरबेस है और ये एक लंबी दूरी तय करते हैं और ये बम ऊपर से बरसाते हैं। वहीं स्टेल्थ बॉम्बर ग्लोबल स्ट्राइक की क्षमता भी ये रखते हैं और सैटेलाइट सपोर्ट भी इनके पास होता है। इतने ताकतवर एयरक्राफ्ट है अमेरिका के पास। अब बात है कि अब ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनकी अगर जो बात की जाए, इनकी तुलना की जाए कि कौन ताकतवर रहेगा, इनकी ताकत की बात की जाए, सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान की। जो ईरान है, जो ईरान का क्षेत्र है वो एक सैन्य जो
संगठन है, यानी कि जो उनकी सेना है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। वहीं जो ईरान है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित भी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी है और लगातार विवादों में रहता है। बात कर ले इजराइल की, तो इजराइल एक अपने आप तक सीमित देश है जो कि अपने से मतलब रखता है और काफ़ी जो टेक्नोलॉजी वाला भी देश है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी है। मगर बात की जाए उसकी परमाणु क्षमता की तो वो काफ़ी मतलब हाँ थोड़ी इसको मीडियम कहा जा सकता है। ईरान की जो परमाणु क्षमता है वो लगातार विवादों में है, वो बना रहा अपनी मिसाइल परमाणु जो बम है वो बनाने में लगा हुआ है। वहीं जो उसकी मिसाइल क्षमता ईरान की वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और वो इजराइल की भी मजबूत है। और जो ईरान की टेक्नोलॉजी है वो विकसित हो रही है और इजराइल की टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। और जो ईरान है, ईरान की जो सैनिक संख्या है वो बहुत ज़्यादा है इजराइल से। वहीं इजराइल एक सीमित संख्या है उसके पास सैनिकों की। वहीं जो अमेरिका है, अमेरिका के पास काफ़ी, इनमें से सबसे ज़्यादा अधिक सेना है तो अमेरिका के पास है और उसकी टेक्नोलॉजी इजराइल से भी ज़्यादा अच्छी है। और उसकी मिसाइल की क्षमता की भी बात की जाए वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो उसकी परमाणु की है, जो न्यूक्लियर एनर्जी उसकी बात कर ली जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और बात की जाए इस युद्ध की तो जो एयर स्ट्राइक है, इजराइल अगर हमला करता है तो ईरान अपनी मिसाइल दांग के उसको जवाब देगा। बात कर ली जाए प्रॉक्सी वार की तो ये क्षेत्रीय जो उनके लोग हैं उनके द्वारा ये किया जाएगा। और जो अमेरिका ने इसमें एंट्री की उससे पूरा संतुलन बिगड़ चुका है। वहीं जो परमाणु यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर ली जाए तो ये पूरी दुनिया को इससे डर लगा हुआ है, क्योंकि परमाणु जो है यानी इस पर सबसे ज़्यादा विवादों में ईरान रहता है। और जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इंटरनेशनल जो एजेंसियां हैं उसकी निगरानी में हो रहा है। और वहीं इजराइल की जो न्यूक्लियर जो एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो पूरी जो आधिकारिक रूप से वो उसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। वहीं बस एक अनुमान के रूप में उसे पता लगाया जा सके। और जो अमेरिका है उसके पास बहुत ज़्यादा परमाणु शक्ति है। वहीं बात कर ली जाए इसका पूरे विश्व पर क्या असर पड़ेगा, तो बात यह है कि अगर ये तनाव और भी ज़्यादा बढ़ता है, टकराव बढ़ता है, तेल $100 से ऊपर जाएगा, वैश्विक जो बाजार हैं उनमें लगातार गिरावट आएगी और जो सोना है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी सोने की। और जो एशिया के देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। वहीं अब बात कर ली जाए ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी, ईरान ये कहता है कि जो उसका परमाणु जो कार्यक्रम है यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो प्रोग्राम है वो शांतिपूर्ण किया जा रहा है। ईरान के ये कहने पर भी जो वेस्ट के देश हैं उनको शक है कि जो यूरेनियम का जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में किया जा रहा है, जो सैनिकों की दिशा में उनके बढ़ सकता है। उनको ये शक है ईरान पर। और जो यूरेनियम है वो भी ऊंचे स्तर का प्रयोग किया जा रहा है और जो अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण है उस पर भी विवाद चल रहा है, इस पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं और वहीं आर्थिक दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है। और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसका समझौता, इसकी भी आपको बता देते हैं कि कुछ सालों पहले ईरान और बड़ी बड़ी जो वैश्विक शक्तियां हैं उनके बीच में एक समझौता हुआ था संयुक्त राष्ट्र की पूरी निगरानी के अंदर। और ये समझौता ये हुआ था कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सीमित रहेगा, सीमित मात्रा में रहेगा, वहीं उन्हें प्रतिबंधों से राहत दे दी जाएगी, वहीं निरीक्षण को पारदर्शी बना दिया जाएगा। ये इनके बीच समझौता हुआ था, मगर अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल गया था बाद में। और इससे निकलने से ये इसके जो स्थिति है वो पूरी डगमगाती हुई दिखाई दे गई थी इस समझौते की। और जो इजराइल है उसकी जो रणनीतियाँ हैं वो कुछ ऐसी दिखाई दी, मतलब कि कुछ सामने खुलकर नहीं आ पाई। इजराइल ने अपने आप कभी भी आधिकारिक रूप से परमाणु हथियार बनाने की पुष्टि कभी नहीं की है। वहीं कहा यह भी जाता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी है। इसका मतलब ना तो कोई पुष्टि की गई है ना इनकार कर रहे हैं, मतलब कि ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। सीधी भाषा में मैं आपको समझाऊं, मगर अभी डिटरेंस बनाया हुआ है। और विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि जो ये नीति है ये दुश्मन
जो देश हैं उनमें एक अस्थिरता सी पैदा करती है। और जो अमेरिका है उसकी जो न्यूक्लियर है उसकी बात कर लेते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की उसकी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर एनर्जियों में से एक है। और जो मिडिल ईस्ट है उसमें उसकी प्रेजेंट जो वो है उसमें वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और जो उसके सहयोगी देश हैं वो उसको सुरक्षा का आश्वासन भी देते हैं। वहीं जो परमाणु है, परमाणु जो प्रसार है, परमाणु उसे रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। और जो रणनीतिक संतुलन है उनको बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका आज भी अपना ये कह रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहिए, इसमें वो लगे हुए हैं। और इसी बात पर ये सारी जंग चल रही है। बात कर लूँ इसमें रूस और चीन, इनकी जो रूस है वो जो ये संकट है, जो वेस्ट का जो ये संकट चल रहा है इसमें संतुलन के रूप में वो देख रहा है, संतुलन बनाए रखने के रूप में। और जो ईरान के साथ है वो उसके संबंध है, काफ़ी अच्छे संबंध हैं। वहीं जो पश्चिमी देश हैं यानी कि वेस्ट के देश हैं वो उनके खिलाफ भू राजनीतिक रणनीति भी लगातार बनाता रहता है और ऊर्जा की राजनीति भी इनके बीच चलती रहती है। बात कर लेते हैं चीन की। चीन का जो पूरा लक्ष्य है, पूरा मकसद है वो है अपनी ऊर्जा की आपूर्ति करना, अपने व्यापार मार्ग जैसे चल रहे हैं उनको ऐसे चलाना, यानी कि उनको सुरक्षित रखना। और जो सबसे पहले उसके अपने क्षेत्र की सुरक्षा, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। और जो चीन है वो युद्ध नहीं चाहता है, चीन नहीं, कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता है, मगर जो ये कूटनीतिक रणनीतियाँ हैं ये इसमें काफ़ी अपना अच्छा रोल निभाते हैं। वहीं बात कर लें संयुक्त राष्ट्र की और जो विश्व स्तर पर जो कूटनीति है उसकी बात कर लें तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें कई बार बैठकें भी हो चुकी हैं, मगर समस्या आ ही जाती है। वीटो पावर की राजनीति शुरू हो जाती है और विश्व स्तर पर ध्रुवीकरण शुरू हो जाता है। वहीं जो वहाँ के जो सदस्य हैं जो कि दशकों से हैं उनके बीच में आपस में लगातार मतभेद बने रहते हैं। अब बात कर ले कि जो परमाणु का जो टकराव है क्या वो हो सकता है, परमाणु आपस में गिराए जा सकते हैं एक दूसरे पर। तो बड़े बड़े विशेषज्ञों ने ये कहा है कि जो परमाणु युद्ध है उसकी संभावना नहीं है बिल्कुल भी, मगर जो डिटरेंस गेम है ये इसमें खेला जाएगा। और अगर गलत आकलन किया गया तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। और जो ये खतरा है एक परमाणु गिरने के बाद भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता, दशकों तक इसका नुकसान उठाना पड़ेगा पूरी दुनिया को। वहीं बात कर लें विश्व स्तर के गठबंधन की, तो जो ये गठबंधन मैंने शब्द क्यों लिया, क्योंकि ये पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई है और एक दूसरे से कोई ना कोई देश गठबंधित है यानी कि जुड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पश्चिम का गठबंधन है उसकी, जिसमें अमेरिका है और जो यूरोपीय देश हैं वो उसमें सहयोगी हैं इनके, और वहीं इजराइल। बात कर लें जो दूसरी तरफ की तो वहाँ पे रूस है और चीन है और उसके आसपास के देश उसके साथ हैं, ईरान की। वहीं बात कर लें जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, विश्व स्तर की अर्थव्यवस्था है, उस पर इसका क्या दबाव बनेगा। तो दबाव कुछ ऐसा बनेगा कि पहले तो जो तेल है उसकी आपूर्ति में बाधा आएगी, तेल की पूर्ति नहीं होगी। वहीं जो शिपिंग है यानी कि शिप के जरिए जो माल आयात निर्यात किया जाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा जोखिम उठानी पड़ेगी, वहाँ भी युद्ध चलेगा। और जो इन्वेस्टमेंट है उसमें डर बना हुआ है। और वहीं जो संपत्ति की है, जो संपत्ति खरीदना है उसकी तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ये इसका वो है, ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं है, क्षेत्रीय युद्ध तो चल रहा है मगर इसने पूरी दुनिया भर को अटकाया हुआ है, पूरी दुनिया भर में अशांति फैलाई हुई है, पूरी दुनिया को इससे हानि होने वाली है। वहीं जो ये है, जो युद्ध है 3 हिस्सों में हो रहा है, एक तो सेना के बीच, एक जो न्यूक्लियर एनर्जी उसके बीच का चल रहा है, वहीं जो महाशक्तियाँ हैं, बड़ी बड़ी वैश्विक शक्तियाँ हैं उनके बीच भी ये युद्ध चल रहा है, ये रणनीतियाँ बना रही है। 3 हिस्सों में ये युद्ध चल रहा है। अब जो ये संकट है इसका असर बहुत गहरा होगा और भारत पर भी इसका असर पड़ेगा और जो फ्यूचर है वो भी डगमगा सकता है आने वाला, अगर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया जाए तो।
और भारत की रणनीतियाँ जो हैं वो, भारत जो अपनी फ़िलहाल जो उसकी स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी संवेदनशील बनी हुई है और काफ़ी संतुलन बना के चल रहा है। भारत को अपने 3 सबसे बड़े फायदे इसमें दिख रहे हैं। एक तो उसका संतुलन बना रहेगा सभी देशों के बीच, उसकी और जो एनर्जी की जो सेफ्टी है वो बनी रहेगी, और जो भारत के जो वहाँ लोग रह रहे हैं लाखों की जनसंख्या में इन खाड़ी देशों में, उनकी सेफ्टी। अब ईरान जो है भारत के, उसके साथ ऊर्जा के रिश्ते हैं और उसके ऐतिहासिक रिश्ते भी हैं भारत के ईरान के साथ। वहीं इजराइल की बात की जाए तो उसके साथ भारत के तकनीकी रिश्ते हैं और रक्षा के सेफ्टी के रिश्ते हैं। बात कर ली जाए संयुक्त राज्य अमेरिका की, उसके साथ भारत की रणनीतियों बनाने के, उसमें साझेदारी होने के बड़े गहरे रिश्ते हैं। मामला साफ है कि भारत किसी एक देश की तरफ खुलकर नहीं जाएगा। अगर उसे संतुलन बनाना है तो भारत को संतुलन बना के चलना पड़ेगा। और बात कर ले जाए एनर्जी, जो ऊर्जा संसाधन है, इस पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। जो भारत की जो तेल की ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक है, और वहीं बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है भारत में तेल का। और अगर ये होता है कि जो हॉर्मुज जलडम भूमध्य है वो अगर इसमें प्रभावित होता है, उसको रोक दिया जाता है, तो जो शिपिंग है यानी कि जो जहाज के जरिए तेल आयात निर्यात किया जाता है उसमें अनसेफ्टी दिखाई देगी। तेल $100 से $120 पर चला जाएगा। वहीं पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा, महंगाई काफ़ी ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगी, और जो शेयर बाजार है वो भी गिर जाएगा, और उस पर पूरा देखा जाएगा कि उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। और एशिया और यूरोप के देशों पर भी इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। यूरोप पहले ही से ही अपने एक ऊर्जा संकट जो कि पहले झेल चुका है। वहीं मिडिल ईस्ट में जो अब अस्थिरता बनी हुई है, गैस और तेल इससे सबसे ज़्यादा महंगा होगा यूरोप के देशों में। वहीं जो उनकी जो लागत है जो उसको प्योर करने में लगती है वो बढ़ जाएगी, और जो आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो वृद्धि हो रही थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। बात कर लेते हैं एशिया की अर्थव्यवस्था। जो एशिया की अर्थव्यवस्था है वो ऊर्जा जो है उसके आयात है उस पर काफ़ी ज़्यादा अधिक प्रभाव डालेगी। जापान, भारत, चीन और दक्षिण कोरिया, इन चारों देशों पर इनका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा का आयात पर ये सभी देश निर्भर हैं। और जो आम जनता है उस पर भी असर पड़ेगा। जब ये विश्व स्तर पर अगर कोई तनाव आगे बढ़ता है तो नेता और सेना के बीच ये युद्ध नहीं रह जाता, बल्कि एक क्षेत्रीय लोगों के बीच, आम जनता के बीच भी ये युद्ध बन जाता है। और जो ईंधन है, ईंधन मतलब कि पेट्रोल, डीजल, ये तेल, इसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, और जो खाने की सामग्रियाँ उनमें वो महंगे हो जाएंगे। वहीं जो इन्वेस्टमेंट है और नौकरियां हैं उन पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, और जो पर्यटन स्थल हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है, उन पर असर पड़ेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं बंद भी हो सकती हैं, पर्यटकों की आवाजाही बंद हो सकती है। अब जो ये समाधान, कूटनीतिक समाधान चल रहा है, इसमें फिलहाल जो तनाव चल रहा है उसमें एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं। कार्रवाई कुछ ऐसे की जा रही है, अगर कोई देश पहले हमला कर रहा है तो जवाब में हमला किया जा रहा है। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर संतुलन बनाए रखने की बात की जा रही है, और तनाव को स्लोली कम करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ सबसे जो संभव है और जो माना जा रहा है कि जिससे फ़ायदा होगा वो यही है कि युद्ध को रोक दिया जाए जल्दी से जल्दी ही। वहीं ये हो सकता है कि जो प्रॉक्सी वॉर है वो एक लंबे समय तक चल सकता है, और युद्ध में आमने सामने आने से अब बचा जाएगा। आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी, और इन देशों के बीच अस्थिरता भी पैदा हो सकती है, और जो वहाँ के क्षेत्रीय आतंकी संगठन है वो इसमें एक्टिव हो जाएंगे। वहीं जो ये वॉर है ये सालों तक भी खिंच सकता है, सालों तक ये युद्ध चल सकता है। बात कर ली जाए जो उसके क्षेत्रीय लेवल पर युद्ध होगा इन देशों के बीच, तो इसमें और भी देश शामिल हो सकते हैं। समुद्री मार्ग सबसे पहले प्रभावित होगा, और जो शेयर बाजार है वो सबसे पहले गिरेगा। महाशक्तियों मतलब कि जो विश्व स्तर की बड़ी बड़ी शक्तियाँ जैसे कि अमेरिका, रूस, इनके बीच आमने सामने ये भिड़ जाएंगे, जो कि एक बड़ा और मतलब कि जिससे कि पूरी दुनिया को काफ़ी ज़्यादा असर इस पर पड़ेगा। वहीं
तीसरा जो विश्व युद्ध है उसका भी खतरा बना हुआ है। वो कुछ इस प्रकार, तीसरा क्योंकि पहले 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा जान माल की हानि हो चुकी है, जिससे कि पूरी दुनिया काफ़ी पीछे चली गई थी। और अब दौर काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। यहाँ अगर युद्ध होता है तो काफ़ी ज़्यादा तबाही हो सकती है। जो परमाणु डिटरेंस है उसमें संतुलन बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, और जो विश्व स्तर की अर्थव्यवस्था है वो पूरी एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्ट हैं। वहीं अगर विश्व युद्ध वैसे तो विश्व युद्ध होना असंभव सा लग रहा है, मगर होता है तो काफ़ी ज़्यादा तबाही देखने को मिलेगी। देखा तो ये जा रहा है कि सिर्फ ये युद्ध एक क्षेत्रीय युद्ध के तौर पर ही रहेगा। बात कर ली जाए इन्वेस्टमेंट की, तो सोना सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा। और जो ऑयल की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, उनके में की जो कीमत है उनमें लगातार गिरावट आएगी, कभी चढ़ाव हो जाएगा। शेयर बाजार में मतलब असंतुलन हो जाए, कभी नीचे तो कभी ऊपर। और जो सेफ्टी सेक्टर है उसमें तेज़ी से ग्रोथ होगी। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्टिव रहने की ज़रूरत है। और जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, ईरान वर्सेस इजराइल से ये पूरा जो युद्ध है शुरू हुआ है। और वहीं जो पूरी शक्ति है, पूरी बड़ी बड़ी शक्तियाँ, उनमें युद्ध होने की संभावना बताई जा रही है। रणनीतिक ध्रुवीकरण किए जा रहे हैं, ऊर्जा पर राजनीति हो रही है, और जो विश्व स्तर पर कूटनीति के परीक्षण भी किए जा रहे हैं। तो बात यही है, पूरा जो है मिडिल ईस्ट वॉर में क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या नहीं, सभी हमने आपको बताया। आप हमारी वीडियो से सहमत हुए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल NN न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई बड़ी खबर में, एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।